चलिए, आंखें बंद, हाथ जोड़िए, 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम। साई राम। पाठ पढ़ा था दोबारा घर में? यस मैम। ओके, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कहीं कोई डिफिकल्टी समझ में ना आया हो कुछ बात? नो मैम। राघव तिवारी, बड़े हैंडसम लग रहे हो। बढ़िया पिक्चर डाली है आपने। ठीक है, तो जिसको समझ में आ गया है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। है, मैं बारी बारी से आपको पूछती हूँ अब। ठीक है, चलो अदीप शुरू करो, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या समझ में आया? शाम एक किसान जो कविता हमने पढ़ी, उससे संबंधित क्या बातें आपको समझ में आई? आप अपने तरीके से बता सकते हैं। अदीप? यस मैम। हाँ, शुरू करो बेटा। क्या कविता के बारे में क्या समझ में आया? जो समझा वो आप बताएंगे। यस मैम। मैम शाम के मैम सर्दियों के शाम का मैम वहाँ पे बोला गया है, पर्वत को किसान के रूप में वहाँ पे लिया गया है। किसान ठंड में काम करके जब आता है घर लौट के, तब वह सूरज का हुक्का अपनी थकान मिटाने के लिए पीता है। पीता है और वहाँ और वहाँ वहाँ पे टेसू के फूल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वहाँ पर किसी ने अंगीठी जला दी हो। और फिर पीछे से आवाज आती है, मोर बोलती है उसकी पत्नी के रूप में कि सुनते हो? तो उसके हाथ से हुक्का गिर जाता है और तभी सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अनिल, आपसे भी पूछ लूं, नहीं तो आप बीच में बोलते हो कई बार। चलो शुरू हो जाओ। अनिल अनम्यूट करो, क्या समझ में आया वो बताओ। अनिल, आप हो क्या अनिल? चलो, बारी गई, फिर नहीं बीच में बोलना, ठीक है? चिराग। चलिए, मैं नाम ले रही हूँ, आप नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, फिर बीच में नहीं बोलना, ठीक है? दीक्षा, आप हो यहाँ पे? दीक्षा, मुझे सुन रहे हो? दीक्षा, आपको क्या समझ में आया कविता? दीक्षा, बोलना है, कुछ कहना है इसके बारे में, कविता के बारे में? नहीं कहना है तो माइक को म्यूट कर लो फिर से। माइक आपका अनम्यूट है दीक्षा। हाँ, हर्ष वर्मा। यस मैम। वेरी गुड। मैम शाम, मैम जो इसकी हेडिंग है मैम, जैसे मैम कल बहुत से बच्चों ने गलती करी थी मैम, मैं भी था मैम उनमें से एक। शाम, मैम श्याम जो है इसका नाम किसान का नाम नहीं, बल्कि जो शाम हो रही है उसमें कल्चर में, तो मैम ये आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ पे लेखक ने पहाड़ को मानवीकरण कर किसान का रूप दिया है, और वह बता रहे हैं कि किस जो पहाड़ है वो आकाश का साफा बांधकर बैठा है, और जो उसके बीच में जो सूरज है उसकी चिल्लम खींच रहा है अपनी थकान मिटाने के लिए। घुटनों पर पड़ी है चादर सी नदी, चादर सी, जो पहाड़ मतलब जो मानवीकरण जो किसान का करा है, उसके पैरों पर चादर, नदी चादर सी पड़ी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी, और पास के ही जंगलों में जो टेसू के जो फूल हैं
वो बहुत तेज लाल लाल रंग के चमक रहे हैं, जैसे कोयला चमक रहा हो, लाल हो रहा हो। अंधकार दूर पूर्व में जब शाम हो गई, रात हो गई, तो सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों का झुंड गल्ले का सिमटा बैठा है। अचानक बोला मोर, मोर ने अचानक उससे बोला, जैसे कि उसकी उसकी बीवी ने आवाज दी हो, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, मतलब जो सूरज है वो डूब रहा है, धुआं आ रहा है, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, अंधेरा अब चला गया है, अंधेरा आ गया है। वेरी गुड। और कवि का नाम है सर्वेश दयाल सक्सेना। परमेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, कविता को लिखने वाले लेखक नहीं कहलाते, कवि कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझाया। हर्ष के बाद हिमांशु। यस मैम। क्या समझ में आया बेटा, शॉर्ट में बोल। मैम हमने इस पोयम में देखा कि सर्दियों की शाम का वक्त था और जो पहाड़ है उसका मानवीकरण करा है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। उसको एक किसान के रूप में बताया गया है कि जो पहाड़ है उसने आकाश का साफा पहना है और वो सूरज की लाल चिलम पी रहा है जिससे उसकी पूरी थकान मिट जाए। उसके पास ही एक नदी बह रही है जो उसको चादर सी दिखाई दे रही है। पहाड़ बैठा हुआ है और पलाश के जो फूल हो वो बहुत चमक रहे हैं और सिमटा बैठा भेड़ों का गला, जो भेड़ों का ग्रुप है वो सिमटा बैठा है। अचानक से मोर बोलती है कि सुनते हो, और उसकी जो चिलम है मतलब सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। वेरी गुड। और इसकी चिलम नीचे गिर जाती है। बहुत अच्छा। कृष्णा बोलना चाहते बेटा? यस मैम। ओके, बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, प्रश्न उत्तर नहीं, आपको कविता में क्या समझ में आया? आप बहुत छोटा सा भी अपने हिसाब से बोल सकते हो। यस मैम। मैम जो पहाड़ है यानी कि किसान, वह आकाश का साफा बांध कर बैठा है और वो उसके घुटनों पे नदी की चादर बह रही है। वेरी गुड। और पलाश के जंगल, और मैम अचानक से एक मोर बोलता है, सुनते हो? किसान से कि चिल्लम का धुआं पलट गया है, सूरज डूब रहा है। ठीक, ओके ओके, गुड, अच्छा प्रयास है, गुड। चलिए प्रणव। राधिका। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। जो किसान है उसने आकाश रंग के साफा बांध रखा है, सूरज, और जो उसके सामने पहाड़ों के बीच में जो सूरज है उसकी वो चिलम खींचता अपने घुटनों और अपने घुटनों पर जो चादर सी है वो उसमें नदी की चित्र बनी है। और पलाश के जंगलों की अंगीठी उसके जंगलों के पास, मतलब जंगलों में ऐसा दिख रहा है कि अंगरे लाल रंग के हों और वो चमक रहे हैं। अंगारे अंगारे आंधे। और भेड़ों के गले में से अचानक मोर बोला, जैसे सुनते हो? जैसे उसकी पत्नी ने कहा हो। चिलम, जैसे ही उसने सुना, उसकी चिलम औंधी हुई और सूरज डूब गया,
और सारे में अंधेरा छा गया। वेरी गुड, ठीक, गुड। ऋषिका, कहाँ है ऋषिका? अच्छा, रेणुका, चलो रेणुका। रेणुका, हाँ बेटा बोलो। थोड़ा सा, हाँ। जो पहाड़ है उसको जो पहाड़ है उसको किसान के रूप में देखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और उन्होंने मानवीकरण कर दिया है और बोल रहे हैं कि जो किसान है वो अपने सिर पर आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है और वो थक गया है, इसलिए वो सूरज की किरण खींच रहा है तो खेतों से आए इसलिए। और उसके घुटनों पर जो नदी है वो चादर जैसे मतलब चादर जैसे रखी हुई है। और पलाश के जंगल में जो टेसू के फूल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जैसे किसी ने अंगीठी जला दी हो। और और फिर अंधेरा जो है वो भेड़ों के गले जैसा सिमट कर बैठा हुआ है। तभी अचानक मोर बोलता है कि जैसे कोई आवाज देता है और बोलता है, सुनते हो? जैसे कि किसान की बीवी ने आवाज दी हो। तभी जैसे ही वो आवाज देती है तभी उसकी चिलम उल्टी हो जाती है और नीचे गिर जाती है, फिर उसमें से धुआं निकलता है और सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ऋषिका, ऋषिका, हाँ यस मैम। हाँ। कवि जाड़ी की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य कवि जाड़ी की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहते हैं कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान हो और उसके सिर पर पगड़ी बंदी हो। पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है जो सिमटकर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होने जाता सूरज चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत होता है। तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुन रहे हो? इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है। सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। चिलम एक और उलट जाती है। चिलम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है। धुआं भी उठने लगता है। डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है। शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। वेरी गुड, गुड। शुभ्रा, यस मैम। क्या समझ इस कविता शाम एक किसान के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। और इस कविता में उन्होंने उपमा अलंकार का भी बहुत प्रयोग किया है। इस कविता में सर्दी की एक शाम का दृश्य बताया जा रहा है, जिसमें कवि पहाड़ को एक किसान के रूप में देखते हैं और वह कहते हैं कि उस पहाड़ ने, जो कि किसान है, उसने आकाश की पगड़ी बांधी हुई है और वो अपना कार्य करके घर आया है और बहुत थका हुआ है। उसके घुटनों पर चादर है, जिस चादर को उन्होंने नदी के रूप में देखा है। और उसी के पास जो टेसू के फूल हैं लाल लाल रंग के, वो जो सिगड़ी में पड़े हुए कोयले की तरह उन्हें नजर आते हैं। और जो अंधेरा है वो बहुत दूर पूर्व में, जैसा कि कोई भेड़ों का झुंड बैठा हो, वैसे सिमट के बैठा हुआ है। वेरी गुड। जब वो आराम कर रहा था तब अचानक से उसे उसकी पत्नी की आवाज आई, सुनते हो? तो जो कवि है उन्होंने उसकी पत्नी को मोर बताया है और मोर कहता है, सुनते हो? और ऐसे उन्होंने सुना तो उसके हाथ में चिलम थी वो उल्टी होकर गिर गई और उस चिलम का पूरा धुआं निकल गया
और इसी के कारण अंधेरा हो गया जिससे कि सूरज डूब गया। वेरी गुड, बढ़िया। तनिष्का, तनिष्का यस मैम। बेटा कविता समझ में आई है? कविता समझ में आई आपको? बता सकते हैं क्या? तनिष्का बता सकते हो बेटा? बता सकती हो? स्पष्ट कर सकते यस मैम। हाँ, वेरी गुड। बताओ, यस मैम। बोलो, मैम क्या समझ में आया? एक पहाड़ है जिससे कि वो जिससे कि लग रहा है कि वो और ऐसा लग रहा है कि नदी उसके पैरों से ढकी है और जो टेसू जो पुल है टेसू का उसको ऐसा लग रहा है कि वो अंगूठी है अंगूठी है और वहाँ पर अंगूठी है और वहाँ वो ने आवाज गुड, बहुत अच्छा। चलो जानवल। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। श्याम एक किसान। शाम मतलब जो दोपहर के बाद शाम आती है उसने यहाँ शाम कहा गया है ये पोयम में, तो इसका नाम है श्याम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर, ये किसान ने आकाश के जैसा साफा बांध रखा है। सूरज की चिलम खींचता, जो सूरज की रोशनी है उसे जैसे खींच रहा है। बैठा है पहाड़, मतलब वहाँ पर पहाड़ बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, मतलब उसके घुटनों पर नदी चादर सी बह रही है। उसके घुटने से पास ही दहक रही है। पलाश के जंगलों की अंगीठी, पलाश के जो लाल फूल है वह अंगारे जैसे दिख रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, सूरज उग रहा है पूर्व से। सिमटा है भेड़ों के गले में, मतलब वह भेड़ों के झुंड में बैठा हो जैसे। अचानक बोला मोर, मतलब अचानक मोर ने तुरंत आवाज दी, जैसे किसी ने आवाज दी हो। सुनते हो? मोर बोली, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा। चिलम उल्टी हो गई तो धुआं उठ गया। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सूरज डूब गया और सब में काला हो गया। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कई बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, कौन से शाम की बात की गई है? जाड़े की शाम की कल्पना की है कवि ने कि जाड़े की शाम आती है, हाँ कैसी होती है। तो उसने पूरी कविता में जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको मानव मान लिया, इसलिए उसने कविता में मानवीकरण का पुट डाल दिया, मानवीकरण कर दिया कविता में उन नॉन लिविंग थिंग्स का। वो क्या है? पहाड़ को उसने किसान के रूप में देखा है और उस किसान के रूप में पहाड़ को देखते हुए जो पहाड़ों के ऊपर बादल से मंडराते हुए दिख रहे हैं, उसको आकाश जो दिखाई दे रहा है उसको उसने किसान का साफा समझा है। साफे की तरह वो प्रतीत हो रहा है कि जैसे पहाड़ ने आकाश की पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है, अब आगे जब वो देखता है तो नदी जिस तरीके से पहाड़ों से गिरती है, तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो नदी है वो पहाड़ के पैरों पर से जा रही है, उसके घुटनों पर से जा रही है। अर्थात जो किसान उसने देखा है पहाड़ के रूप में, उस किसान के पैरों पर जो नदी है वो चादर सी उसको दिखाई दे रही है या लग रही है। अब किसान क्योंकि थका हुआ आया हुआ है, काम करके आया है, घर लौटा है, तो किसान को अपनी थकान मिटाने के लिए हुक्का गुड़गुड़ाने की आवश्यकता है। उस चिलम को, उस हुक्के को उसने डूबते हुए सूरज से तुलना की है। उसने माना है कि जो डूबता हुआ सूरज है बिल्कुल हुक्के में पड़ी हुई या चिलम में पड़ी हुई जो कोयले की अंगारे हैं, कोयले जो लाल लाल कोयले जल रहे हैं उसके तरह से दिख रहे हैं, इसलिए उसने सूरज को
चिलम मान लिया है, जो कि किसान की थकान मिटाने के लिए किसान खींच रहा है, पी रहा है। किसान सर्दी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसलिए किसान ने एक सिगड़ी भी जला रखी है अपने सामने, और वो सिगड़ी पहाड़ के सामने जो पलाश के जंगल है उसके लाल लाल फूल के रूप में उसने देखे हैं। उस सिगड़ी में जो अंगारे हैं, जो कोयले, जले हुए कोयले हैं, जो कोयले के अंगारे हैं, वो उसने लाल फूलों से उसकी तुलना की है, जो कि पलाश के फूल हैं, टेसू के फूल हैं। अब वो आगे बोलते हैं कि क्योंकि सूरज डूब रहा है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में डूबता है, तो पूर्व की तरफ से अंधेरा फैलता हुआ आ रहा है। पर वो अंधेरा किसके जैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। जब ये सारी कल्पना कवि कर लेता है उस पहाड़ के बारे में, जो कि किसान के रूप में उसके सामने दिखाई दे रहा है उसे, तो बोलता है कि ऐसा लगता है शाम के समय में जब मोर बोलता है कि किसान की पत्नी ने उसको आवाज दी हो, अरे सुनते हो, पुकारा हो, आवाज दी हो कि सुनो। ठीक है। और जैसे ही कोई हमें अचानक बोलता है, हम अचानक से चौंक जाते हैं, किसान भी चौंक जाता है। चौंकते ही उसके हाथों में जो सूरज रूपी चिलम है वो गिर जाती है, उल्टी होकर बुझ जाती है, और जैसे ही वो बुझती है चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो चिलम जो थी वो डूबता हुआ सूरज था। और एक ही समय में, उसी समय में जैसे ही उसने उसको झटका लगा, जैसे ही वो चौंका, उसकी आवाज सुनकर, अपनी पत्नी की आवाज सुनकर वो चिलम गिर जाती है, और गिरने से वो बुझ जाती है। ठीक है। तो अंधेरा छा जाता है। अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, मतलब सूरज के न रहने पे चारों तरफ रोशनी की कमी हो जाती है, रात पसर जाती है, फैल जाती है। ठीक है। अब मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिसमें कुछ ही प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न हमने जो समरूपता या एक रूपता वाला है वो उस दिन डिस्कस किया था, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है। ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं और उत्तर समझेंगे। ठीक है, ये प्रश्न अभ्यास है, देखिए स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहला प्रश्न अभ्यास देखिए। प्रश्न क्या है? कविता में कवि ने प्रकृति की किन चीजों का चित्रण किया है? पहली चीज क्या ली है उसने? पहाड़ पहाड़ पहाड़, पहाड़, दूसरी चीज नदी, 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 आकाश, 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 नदी, 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 चौथी चीज पलाश के जंगल, पलाश के जंगल, टेसू के फूल, पलाश के जंगल जिसके लाल फूल हैं, टेसू के फूल हैं। पांचवी चीज जलते हुए अंगारे जैसे अंधेरा, मैम भेड़ों का गल्ला, भेड़ों के गल्ला, पेड़ों का झुंड, मैम भेड़ों का गल्ला, अंधकार, भेड़ों का गल्ला, ठीक है। और एक और चीज भेड़ों का गल्ला, मोर मोर, मोर, और उसकी पत्नी तो इन बनाते सभी प्राकृतिक चीजों का उन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, कवि ने प्रकृति की इन सारी चीजों का चित्रण किया है इसमें। ठीक है, कॉमा लगा लगा कर आपको लिखना है, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप पॉइंट्स में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने किस ऋतु की शाम का वर्णन किया है? कौन सी ऋतु थी ये? जाड़े, दोपहर के बाद जाड़े, ठंडे, विंटर, सर्दी जाड़े, की ऋतु ठंडे, का, ठंडे, ठंडे, हाँ, ठंडी, सर्दियों की शाम का वर्णन किया है। तो ऋतु कौन सी है? सर्द ऋतु है। शरद ऋतु है या सर्दियों की ऋतु है। ठीक है। सूरज और पलाश के जंगल की तुलना कवि ने किससे की है? सूरज की तुलना किससे की है? चलिए, किससे की है तो क्यों की है? अब ये मुझे बताओ क्यों की है। पहला प्रश्न, सूरज की जो वो रोशनी, सूरज की लाल रोशनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे सब समझ में आ गया, सब समझ में आया मुझे। ठीक है, चलो रितु बोलना शुरू करो। सूरज की तुलना उसने चिलम से क्यों की है?
कवि ने सूरज की तुलना चिलम से क्यों की है? मैं बताऊं? कौन? मैं? राधिका। हाँ राधिका बोलो। मैम, सूरज की चिलम और पलाश के जंगल की तुलना कवि ने इसलिए की है क्योंकि पलाश के जंगल में जो टेसू के लाल फूल हैं वो चिलम जैसे लाल रंग के रहते हैं, इसलिए। मैम अंगीठी जैसे। हाँ मैम जल्दी अंगीठी। वेरी गुड। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ सूरज की चर्चा भी करेंगे। सूरज की तुलना कवि ने चिलम से की है, तो क्यों की है? सिर्फ एक का, पलाश के जंगल को अभी छोड़ के सिर्फ इसको इसी तरीके से। मैम अदीब। हाँ अदीब बोलो। मैम हर्ष, सूरज की तुलना उनने चिलम से इसलिए की है क्योंकि चिलम के अंदर एक अंगारा होता है जिससे धुआं निकलता है और वो लाल रंग का दिखता है, और सूरज भी मैम शाम के टाइम पे लाल रंग का दिख रहा था। वेरी गुड। हर्ष बोलो। मैम सूरज की जो मैम उसमें से वो मैम रोशनी निकल रही थी, वो बिल्कुल चिल्लम की धुएं जैसी रोशनी लाल चमक रहा था। बिल्कुल सही। सूरज जो है, डूबता हुआ सूरज की चर्चा यहाँ पे कवि ने की है, जिसकी रोशनी भी और गर्मी भी दोनों ही कम हो गई है। ऐसे ही जो चिलम में कोयले जो होते हैं उसका भी रंग डूबते हुए सूरज जैसा लाल होता है, क्योंकि कोयला जो जलता हुआ रहता है, धीमा पड़ता है, तो उस तरीके का ही दिख रहा है। इसलिए सूरज की चिलम कवि ने कल्पना की है कि सूरज, डूबता हुआ सूरज चिलम में पड़े हुए अंगारों की तरह उसको दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा देखना है, पलाश के जंगल की तुलना किससे की थी? मैम अंगीठी से। अंगीठी अंगीठी अंगीठी। मैम अदीब। अंगीठी। हाँ मैम अदीब। शुभ्रा बोलो। कवि ने पलाश के जंगल की तुलना अंगीठी से की है क्योंकि उसमें पड़े कोयले बिल्कुल टेसू के फूल जैसे प्रतीत होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ऋषिका। ऋषिका, मेरी आवाज आ रही है? अदीप? यस मैम। ओके चलो, कौन बताएगा इसके बारे में एक बार और? पलाश के जंगलों की तुलना अंगीठी से क्यों की? मैम अदीब। मैम हर्ष। नहीं, हर्ष की बारी हो गई है। मैम अदीब। किसी और से? पार्थ है क्या? प्रणव? कृष्णा? राधिका? मैम राधिका। हाँ बोलो बेटा, राधिका। सूरज की चिलम पलाश के जंगल। पलाश के जंगल से की तुलना सूरज की जो चिलम है उससे इसलिए की गई है क्योंकि पलाश के जंगलों में जो लाल टेसू के फूल हैं वो अंगारों जैसे हैं, इसलिए वह दोनों लाल रंग के हैं, इसलिए उनकी तुलना की गई है। हाँ, अंगीठी से की गई है। वेरी गुड। अंगीठी से की है। पलाश के जंगलों की तुलना अंगीठी से की हुई है, जलती हुई अंगीठी से। ठीक है, अब ये अगले प्रश्न पे आ रहे हैं। कविता में कौन कौन से अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा। चलो, रेणुका। उपमा अलंकार। रेणुका बोल रही है ना? यस मैम। हाँ, उपमा अलंकार के कहाँ उदाहरण है? कविता में कौन कौन से? मैम चादर सी और गल्ले सा। चादर सी और गल्ले सा। वेरी गुड। और एक और अलंकार का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी, किसको याद है? हर्ष को याद है क्या? किसको याद है? एक और अलंकार था। मानवीकरण। यस मैम। पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण।
मानवीकरण, Yes, ma'am. चलिए जो मानवीकरण और मानवीकरण को अलंकार भी कहा जाता है। हाँ, मानवीकरण अलंकार का नाम है बेटा, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि अलंकार क्या होता है, थोड़ी देर इसको डिस्कस कर ले पहले। मोर के बोलने पर कवि को क्या प्रतीत होता है? कवि को ऐसा मैम, लगता है उसकी जैसे पत्नी कि ने आवाज लगाई। कवि को ये प्रतीत होता है कि उसकी पत्नी बोल रही है। हाँ, कवि को यह प्रतीत होता है जैसे उसकी किसान पत्नी बोल रही है, सुनते हो। आवाज, ठीक है। बोल रही है। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर कैसा प्रतीत होता है? अब इसमें बताया, मोर के बारे में बताया कि मोर ने जब बोला, हाँ जाए, कबूतर की आवाज, कबूतर संदेश लाना। हाँ ऐसा कबूतर जैसे, वेट कबूतर इसलिए संदेश लाना है या संदेश लाया हूं ऐसा लगता है कि कबूतर बोल रहा है, क्योंकि कबूतरों का प्रयोग संदेश लाने ले जाने के लिए पुराने समय में किया जाता था। कौआ, घर पे मेहमान आने उनके वाले पैर में चुप्पी बांधी हुई है। हाँ कौआ, हुआ किसी किसी की आने का आवाज। जब किसी के घर की मुंडेर पे बैठ के कौआ काव काव करता था, तो लोग ये मान लेते थे कि आज कोई मेहमान हमारे घर आने वाला है। तो कौआ क्या बोलता है कि मेहमान आने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। मैना, मैना मीठा बोलना। मैना मीठे बोलने के लिए मीठा बोलने की प्रेरणा देती है। गाती है वो। हाँ मीठा बोलो, ठीक है। मैम तोता राम राम, तोता राम राम। क्योंकि तोते राम राम। सीखना, तोता राम राम, तोता सीखना। हाँ, और मैम वो दूसरों की आवाज सीख जाता है, मैम कुछ भी बोलो। तो ये प्रेरणा, सतर्क रहना, एक मिनट, सतर्क रहना। चील का अर्थ है सतर्क रहना। मैं रिमूव कर दूंगी जानवल फिर। से सतर्क रहना। वेट तो करो ना, इतनी जल्दी क्यों है, हड़बड़ी क्यों है? हाँ? तोता क्योंकि सीखने की ललक रखता है, हमेशा सीखता है, तो या तो राम राम कहता है, उसके बोलने में क्या रहता है, राम राम, या फिर वो बोलता है सीखो सीखो, ठीक है। कुछ भी आप अपनी इच्छा से कह सकते हो, क्योंकि इसमें हमको बस ये ध्यान रखना है कि इनको किसके लिए इस्तेमाल में किया जाता है या इनकी खास बातें क्या है, ठीक है। अब बोलो चील के बारे में। जानवल, अब बोलो। सतर्क होना। मैम सतर्क रहना। सतर्क रहना। हाँ ठीक है, और कोई? चील की विशेषता क्या है पता आपको? मैम तेज आंख। देखते हो। हाँ, दूर से दिखाता है उसको, छोटी छोटी चीजें वो हमसे 4-6 गुना ज्यादा अच्छे दूर से देख सकती है। तो चील क्या बोलती है, ध्यान से देखो, ठीक है। हंस, वो आसमान से इंसानों को देख सकती है। हाँ आसमान से बहुत ऊंचाई से उसको छोटी छोटी चीजें भी बड़ी क्लियरली दिखती है, बड़े अच्छे से दिख जाती हैं। तो हमें वो बताती है कि देखो, ध्यान से देखो। हंस क्या बताता है? विवेक। हाँ, और कुछ? उसका मोती चुगना, मैम उसकी विशेषता मोती चुगना। उसकी विशेषता क्या है? मोती चुगना। मोती चुगना, मोती कैसे चुगता है शांत बता? रहना। हाँ, शांत रहना उसकी विशेषता है। हंस मोती चुगने का मतलब क्या है कि हंस को सही और गलत का जो डिफरेंस, जो अंतर करना, ये पता होता है। हंस विवेकशील होता है। हंस क्या है, विवेकशील है, मतलब जो सही होता है उसी को चुनता है, इसलिए कहते हैं हंस मोती चुगता है, ठीक है, चुगता है। तो हंस क्या बोलता है, विवेकशील बनो, विवेकशील बनो, यानी सोच समझकर काम करो, ठीक है। हंस की क्या विशेषता है कि वो विवेक से काम लेता है, राशनल है, सोच समझकर काम करने वाला पक्षी है, ठीक है। तो हंस क्या हमें प्रेरणा देता है, हंस यदि बोल रहा है तो बोलता है सोच समझकर काम करो, ठीक है, या शांत रहो, ठीक। अगला देखो, शाम के समय में ये क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले हम घर चले जाते हैं, उड़कर अपने अपने घोंसले की ओर जाते हैं। जाते हैं। वेरी गुड। खिलाड़ी खेलने का अभ्यास करके वापस आते हैं, ठीक है। माँ
अपना खाना बनाती है, हमारा खाना बनाती है। हाँ, किसान खेतों से लौटता है। खेतों से लौटते हम खेतों से लौटते हैं। खेतों से काम काज करके लौटता है अपने बैलों के साथ में, हल के साथ में। पिताजी अपने काम से लौटता मैम ऑफिस से वापस आते हैं। हम दफ्तर से आते वेरी गुड, दफ्तर से, दफ्तर या काम काज से घर लौटते हैं, बाहर से वापस आते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। बच्चे खेल कूद के मैम खेल कूद के वापस आते हैं। बाहर से खेल कूद कर कूदते हैं, शोर करते हैं, बाहर से खेल के टीवी हाँ। देखते हैं। ठीक है, चलो अनिल अब बताएगा वाले का। अनिल, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल्दी बताओ। अनिल से पूछ रही, सिर्फ कोई बीच में नहीं बोलेगा। अनिल। मैम पेड़ हाँ, पेड़ पौधे में लगाते हैं। हाँ, मैं पेड़ पौधे शाम के समय में सो जाते हैं। हम सो जाते हैं। मैम शाम के समय सो जाते हैं, शाम के समय वे मुरझा जाते हैं, इसलिए उनको तोड़ नहीं सकते हम। पेड़ पौधे शाम के समय में सूर्यास्त होते से ही ये विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं, सोने चले जाते हैं, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दिन में ये कितने ही हिलते डुलते हैं, कैसे माना जाता है दिन भर ये खाना पानी बनाने का काम करते हैं, फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होता है ये विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। फल वाले घर जाते हैं, घर वापस लौट जाते हैं। फल बेचने के बाद घर जाते हैं। पहुंचने की कोशिश करते हैं, घर चल पड़ते हैं, घर की ओर अभी घर लौट जाते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सा है, अभी हमने इसकी चर्चा की है। ठीक है, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, सी सा हर एक उसमें लगा हुआ, पर्दा सा मंडराता रहता था, एक मरियल सा, उपमा अलंकार, सब में उपमा अलंकार है। ठीक है, गल्लो सा। हाँ। अब इसमें ये प्रश्न पूछा गया है सा और सी का प्रयोग। देखो, चादर सी, गल्ले जैसा जैसी, जैसा जैसी, मरियल सा, छोटा सा, छोटी सी, नन्ही सी। ये जो सी और सा शब्द, जैसा और जैसी, जैसा और जैसी। हाँ, ये व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ इनको प्रयोग में लाया जा रहा है। चादर क्या है? चादर कौन सा शब्द है? फीमेल, नहीं, नॉन लिविंग, नपुंसकलिंग। नहीं, अब नपुंसकलिंग बेटा हिंदी में नहीं होता। चादर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा शब्द है। गल्ला संज्ञा है, संज्ञा है। पर्दा संज्ञा है, संज्ञा, मरियल संज्ञा, विशेषता। विशेषता, 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 विशेषता कैसा है? मरियल सा, तो मरियल विशेषता। मैम विशेषता, विशेषण, ये भी विशेषण, विशेषता। नन्ही विशेषण, विशेषता। इसमें ये शब्द जो सा और सी के प्रयोग हो रहे हैं वो विशेषण के साथ हो रहे हैं या फिर संज्ञा शब्दों के साथ? चादर, गल्ले, पर्दा ये संज्ञा शब्द है। मरियल, छोटा, छोटी, नन्ही ये विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रश्न उत्तर का सेशन था। ठीक है, हाँ, ठीक, पाठ समझ में आ गया? पाठ समझ में आ गया ना? प्रश्न उत्तर सभी कॉपी में सभी प्रश्न उत्तर करेंगे आप जो हमने डिस्कस किया है। मैम बुक वाले नहीं करने? बुक में है ही नहीं बेटा, सिर्फ एक ही था, वो एक रुकता, और इसको मैंने करना है बस, फर्स्ट वाला। सारे प्रश्नों को मैंने इसी में ऐसे अपने तरीके से डाल दिया। ये प्रश्न है, भाषा की बात वाला प्रश्न जरूर करना। ठीक है, मैम ये सारे करने जो आपने बताए, फोटो भेजकर मैम व्हाट्सएप पे भेज सकती है मैम। बेटा ये आप अगर इसमें डेस्कटॉप वगैरह पे देखोगे ना तो आपके बड़े बड़े दिख जाएंगे यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, कोशिश कर लेना।
यस मैम। चलो शांति पाठ करते हैं, यस मैम। सेंड करते हैं। चलिए। ओ शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू सायरा मैम। मैम, बाय मैम। सायरा थैंक यू मैम। थैंक यू।